नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे हैं और अब शुरू हो रहा है बिग बुलेटिन। आई विटनेस न्यूज पर बिग बुलेटिन में आज राजनीतिक चर्चा करेंगे एक बार फिर। आज की विषय पर चलने से पहले आज के पैनल में शामिल मेहमानों से आपका परिचय करा दे रहे हैं। जो गेस्ट हैं आज के, उनसे परिचय आपका करा दे रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे अभिषेक बाथम, पार्टी के जिला मंत्री हैं, और विकास आने, ये पार्टी के नगर अध्यक्ष हैं विकास जी, ये भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। समाजवादी पार्टी से अनिल गंगवार हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, रामगंज विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष है संगठन के अध्यक्ष से, और राधेश्याम पार्टी के युवा नेता हैं, ये समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। कांग्रेस से शुभम तिवारी हैं, युवक कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, और खालिद उस्मानी पार्टी की अल्पसंख्यक सभा के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष हैं। गौतम कश्यप ये आम आदमी पार्टी के मीडिया प्रभारी हैं। तो एक बड़ा पैनल जुड़ा है आज की डिबेट में। 2 दिन से इस बात की चर्चा है कि बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी, इनके भाई हैं अरुण कुमार द्विवेदी, इनका सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर इनकी नियुक्ति हुई है। नियुक्ति के पीछे जो कारण उठाया जा रहा है वो ये है कि इनकी नियुक्ति अल्प आय वर्ग से हुई है, EWS सेक्शन से हुई है। इस विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के 2 पद थे, और एक पद इसमें पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित था, और दूसरा पद अल्प आय वर्ग के लिए आरक्षित था। और जो सतीश द्विवेदी बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री हैं, उनके भाई अरुण द्विवेदी, इनकी नियुक्ति अल्प आय वर्ग में आरक्षित जो पद था उसके पद पर हुई है। विशेष बात यह है कि इस नियुक्ति से एक दिन पहले ही जो कुलपति हैं इस विश्वविद्यालय के, उनका कार्यकाल एक दिन पहले ही बढ़ाया गया है। दूसरी बात यह है कि जो डॉक्टर अरुण द्विवेदी हैं, जिनकी नियुक्ति हुई है, ये पहले से ही बनस्थली यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर पहले से ही काम कर रहे थे। तीसरी बात यह है कि बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री जो हैं सतीश द्विवेदी, वे इसी सिद्धार्थनगर जनपद की इटवा सीट से विधायक हैं। तो ये प्रमुख बातें हैं। ये इटवा तहसील के शनिचरा निवासी व बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर सतीश द्विवेदी के भाई हैं डॉक्टर अरुण द्विवेदी। तो इनकी नियुक्ति अल्प आय वर्ग में हुई है। अल्प आय वर्ग के लिए जो पद आरक्षित था उस पर नियुक्ति हुई है, और इसको लेकर ही बवाल पड़ा है। जो RTI एक्टिविस्ट नूतन ठाकुर हैं, उन्होंने इस पर सवाल उठाया है। आम आदमी पार्टी के जो प्रदेश प्रवक्ता और प्रदेश उपाध्यक्ष हैं इमरान लतीफ, उन्होंने इस मामले में जांच की मांग की है। हालांकि सोनभद्र में एक कार्यक्रम में मंत्री जी ने कहा है कि उन्होंने नियुक्ति प्रक्रिया में कोई हस्तक्षेप नहीं किया है। जिन्हें शक है वे इस मामले में जांच करवा सकते हैं। तो ये मंत्री का भी बयान आया है कि उन्होंने नियुक्ति प्रक्रिया में कोई हस्तक्षेप नहीं किया है। जिन्हें शक है वे इस मामले में जांच करवा सकते हैं। तो ये पूरा प्रकरण है कि सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में मंत्री के भाई डॉक्टर अरुण द्विवेदी की नियुक्ति हुई है मनोविज्ञान विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर, और वो भी अल्प आय वर्ग के लिए आरक्षित पद पर नियुक्ति हुई है। और इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि इस तरह का जो आय प्रमाण पत्र है वो कैसे उपलब्ध हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो डॉक्टर अरुण द्विवेदी हैं, वो इससे पहले भी बनस्थली यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर पहले से ही काम कर रहे थे। तो ये सारे सवाल हैं जो आज की इस डिबेट में उठेंगे। खास तौर से शिक्षा राज्य मंत्री, बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री के भाई हैं डॉक्टर अरुण द्विवेदी, और उसको लेकर ही ये सवाल उठ रहे हैं। शुभम तिवारी, आपसे ही आज शुरू कर रहे हैं कि जो सवाल उठ रहे हैं, जो पारदर्शिता की बात भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार के द्वारा की जाती थी, उसमें ये सवाल अगर उठ रहे हैं
तो क्या सोचा जाना चाहिए? क्या लग रहा है कि जो सरकार का जो बहुत कम समय बचा है 22 का, उससे पहले तमाम से काम लोग निपटा लेना चाहते हैं, ताकि आगे आने वाले समय में कोई अनिश्चितता की स्थिति न रहे। इसी के तहत ये नियुक्ति मंत्री जी के भाई की गई है, कराई गई है। ये इसके पीछे और क्या सवाल उठ सकते हैं? जो नूतन ठाकुर ने सवाल उठाए हैं, इमरान लतीफ ने सवाल उठाए हैं, इन सबके सवालों के पीछे क्या कारण क्या है, क्यों ये सवाल उठे हैं, ये सारी चीजें आपसे ही शुरुआत करते हैं इस बात की। देखिए शेखर जी, जैसा कि सर्वविदित है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े बड़े नारे देती है कि हम भ्रष्टाचार मुक्त हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, लेकिन आज ये जो पहलू आज हम सबके सामने आया है, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बदनुमा दाग भी है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। जो लोग लगातार बातों को ना मानते हुए सिर्फ गुमराह करते हैं सबको, आज आरटीआई एक्टिविस्ट के द्वारा जो बात सामने आई है, और देखिए सिर्फ यही नहीं है, यहां पर एक बड़ा प्रश्न ये है कि क्या मंत्री जी के परिवार में जो अन्य सदस्य हैं उनको प्रोफेसर होने का लाभ मिल रहा है, या आदरणीय सतीश द्विवेदी जी को मंत्री होने की वजह से पूरे परिवार को लाभ मिल रहा है? ये एक बड़ा प्रश्न है, क्योंकि जैसा कि सब जानते हैं कि मंत्री जी की धर्मपत्नी आदरणीय श्रीमती कल्याणी देवी जी 26 मार्च 2019 को लखनऊ के कालीचरण पीजी कॉलेज में फिजिकल साइंस की असिस्टेंट प्रोफेसर बनाई गई थी। ये मैं 26 मार्च 2019 तारीख भी इंगित कर रहा हूं। सरकार भाजपा की, हस्तक्षेप भाजपा का। उसके बाद अब जब मंत्री जी कहीं ना कहीं पर जो है जिम्मेदार है उस मंत्रालय के, वो बड़ी बड़ी बातें कह देते हैं कि जांच करा लो। अरे साहब, कौन जांच करेगा? क्योंकि सब विभागीय व्यवस्था तो आपके पास है, इससे बड़ा कौन सा तथ्य सामने रखने की जरूरत है? और एक बहुत बड़ी बात मैं पहले कहना चाहूंगा यहां पर कि भगवान राम का बड़ी ब्रांडिंग करते हैं ये लोग, लेकिन भगवान राम ने भी कभी लक्ष्मण को कमजोर नहीं साबित होने दिया। आज देखिए साहब, इन भारतीय जनता पार्टी वालों की मानसिकता, ये अपनों के सगे नहीं हो पाए। सन 2001 से आदरणीय मंत्री जी सन 2001 से कुशीनगर के बुद्ध पीजी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर और हेड भी रहे हैं सन 2001 से। उसके बावजूद आज उनके भाई की स्थिति यह है कि उन्हें अल्प आय वर्ग में नौकरी के लिए आगे आना पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं ये एक बड़ा षड्यंत्र है, क्योंकि जिन भाई की बात कर रहे हैं, जिनको नौकरी दी गई है, वही भाई साहब उनके अब से पहले वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान में मनोविज्ञान विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर थे। यह बड़ा सवाल है, इसकी भी जांच होनी चाहिए कि जो व्यक्ति असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर था एक इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर, वो अल्प आय वर्ग में कैसे आ गया? ये जो सवाल है ये बड़े लाजमी है। और मंत्री जी ने कहीं ना कहीं एक जो सामाजिक ढांचा है उसकी बुनियाद को भी हिलाने का काम किया है। ना तो उन्होंने अपने भाई को अब तक सक्षम बना पाया, अपनी जो उनकी व्यक्तिगत इनकम थी उससे अपने भाई को बढ़ाते तो भी एक अच्छा मैसेज जाता समाज में। उन्होंने अपने भाई को वहीं का वहीं छोड़ दिया। आज देखने में आ रहा है कि वो भाई के भी साथ नहीं कभी खड़े हो पाए, तो जनता के साथ क्या खड़े होंगे? और भाई को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने आज अपने पद का दुरुपयोग किया है। ये बात कहीं ना कहीं खुली और साफ तौर पे देखने को मिल रही है। खालिद उस्मानी, बहुत जल्दी से। आवाज नहीं आ रही खालिद? अनिल कुमार जी, अनिल जी बोलिए, बोल पा रहे हैं? शेखर भाई, अगर ये जी हाँ आ रही है बात भाई। देखिए, अगर काम समाजवादी पार्टी तो ये परिवार और भारतीय जनता पार्टी अंधा बांटे रेवड़ी, आपन आपन को ये चल रहा है। भले कितने बात कर लें, कितने चाहे ईमानदारी की बात कर लें, लेकिन जो भी जिस कुर्सी पर बैठा है वो अपना मौका नहीं छोड़ना चाहता। सतीश द्विवेदी स्वयं है, उनके जो इंडिया में नहीं, तो अब जो एक सबसे बड़ी
उसमें इन्वेस्टिगेटर बन सकते हैं, लेकिन जिस वर्ग से उनको लाल आय वर्ग, इस पर एक प्रश्न खड़ा होता है, क्योंकि असीम प्रोफेसर वहां पर हैं, तो आप समझ लीजिए 1 लाख रुपए महीने से कम वेतन वहां नहीं पा रहे होंगे, तो ये अल्प आय में कैसे घुस गए? ये एक व्यवस्था है शासन की कि कैसे भी एन केन प्रत्येक अपने लोगों को कैसे घुसाया जाए, उसके लिए ये व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं। इसलिए और एक यहीं पर नहीं, ये अभी ये हमारे साथी लोग कहेंगे कि साहब ऐसा नहीं है, वैसा नहीं, जांच कुछ होती नहीं है। जांच तो सिर्फ इस जनता को भ्रमित करने के लिए होती है। जांच तो द्विवेदी जी जैसा चाहेंगे वैसा ही लिखा जाएगा। जांच पर कुछ भी होने वाला नहीं है और ना ही वो पार्टी उससे निकल सकते हैं। इसी प्रकार से शेखर भाई एक और व्यवस्था चल रही है, जो ये इलेक्शन में आरक्षण है, इस पर जो जातियों, यहाँ पर भी चिक जैसे जो चिक जात है वो अलग है, खटिक जात अलग है। चिक लोग जो है क्या है, वो खटिक का प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं और उस पर कोई भी सवाल नहीं उठ रहा है। उनकी परिवारों को नहीं देखा जा रहा है और लोग उन सीटों पर, जैसे मेरे कायमगंज में ही सुनील चक अभी तक लिखते रहे हैं और उनके पास खटिक का प्रमाण पत्र है, इसकी कौन जांच कर रहा है? अब वो वास्तव में चिक है, उनके परिवार बाद निकाल लिया जाए। ऐसे ही मेरे गांव में अभी एक प्रधान बना, सब पूरा फैमिली चिक है, लेकिन खटिक का प्रमाण तो इनकी जांचें कौन करेगा, इनको कौन हटाएगा? अभी एक दिन हम इसी प्रकार की व्यवस्था में एक मंत्री जी दखल दे रहे थे कि कोई आरटीआई डालने वाला लड़का था, तो उसने कहा नहीं साहब ऐसा नहीं है, तो वो धमकी उसे दे रहे थे, अरे समझ लेना ये मेरा आदमी है। तो यहाँ पर जब मेरा आदमी है और जो पावर सत्ता में लोग बैठे हुए हैं, तो उसमें जांच क्या होगी? जब तो द्विवेदी जी जो चाहेंगे विश्वविद्यालय का कुलपति वही लिखेगा जो वो लिखवाएंगे। इसलिए सबका अपना ही हाल है। हाँ, लेकिन समाजवादी पार्टी अभी यही काम करती, तो कहते ये परिवारवाद है, यादववाद है और ये सब अपने अपने लगा रहे हैं। जी भाई साहब आवाज आएगी? हाँ बोलिए। हेलो, बोलो भाई, सही करके बैठो। हेलो, बोलो, पीछे हट के बोलो। हाँ जी भाई साहब, मैं सबसे पहले ये एक बात पूछना चाहूंगा आपसे कि 1 लाख रुपए प्रति माह वेतन पाने वाला व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर कैसे हो सकता है? जो आर्थिक रूप से कमजोर का प्रमाण पत्र जारी हुआ प्रशासन द्वारा डॉक्टर अरुण कुमार द्विवेदी जी का, वो किस कैटेगरी में प्रशासन ने बिल्कुल आंखी मीच के ये प्रमाण पत्र जारी कर दिया। जो भर्ती प्रक्रिया थी, नियुक्ति प्रक्रिया, उसमें प्रमाण पत्र लाजमी था और प्रमाण पत्र इनके पास जब भी आया, जब प्रशासन ने जारी किया, तो प्रशासन क्या देख के प्रमाण पत्र जारी कर रही है, ये सबसे बड़ा विषय है। और मंत्री जी के भाई हैं चूंकि, तो प्रशासन के ऊपर कहीं ना कहीं दबाव तो था ही। और मंत्री जी और जांच की बात कर रहे हैं, मंत्री जी की जांच करा ली जाए, तो जांच करने वाला कौन है? लोग कहते हैं देहात में एक कहावत है कि बेई चोर है बेई डोली के साथ हैं, तो जांच करेगा कौन? तो ये सब भ्रष्टाचार है भाजपा का, भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचार है। अपने अपनों को दो, अंडा बांटे रेवड़ी अपने अपने को दे, तो यही हाल है। गरीब कोई वाला नहीं। सबसे मेन चीज एक इसमें और है भाई साहब कि जो इंटरव्यू में 10 व्यक्ति बुलाए गए, उसमें डॉक्टर अरुण द्विवेदी जी दूसरे नंबर पे रहे इंटरव्यू में, और फिर किस तरीके से जोड़ भाग करके उनको पहले नंबर पे बैठा दिया गया। ये सबसे विषय है, एक विषय नहीं है। ये बड़ा पूरी तरीके से अंधेर नदी चौपट राजा, पूरी तरीके से ये कहां से कैसे भर्ती हो गए, बस भगवान मालिक। गौतम कश्यप भाजपा पार्टी में क्या हो रहा है ये तो आपको सभी लोगों को मालूम है कि चुनाव के चंद दिन रह गए। भारतीय जनता पार्टी हड़बड़ाहट में सभी काम कर रही है। देखिए भाई साहब, 150 की लिस्ट में आवेदन थे, उसमें मेरिट के आधार पर अरुण जी का दूसरा नंबर था। ये प्रथम पे कैसे पहुंचे? सबसे पहले इसकी जांच होना चाहिए। जांच करने वाला ये सारा काम करेगा। लेखपाल कानून वो तहसीलदार वो इनके दबाव में है।
और साहब ये इस पार्टी ने तो वाकई में क्या कर दिया कुछ नहीं मालूम। भाई साहब एक बार शेखर जी आपको और मालूम होती है कि अपने फर्रुखाबाद जनपद के पूर्व मंत्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी की भाई सुरेंद्र दत्त द्विवेदी का भी राशन था इसका गरीबी रेखा वाला। भाई साहब आपको तो जानकारी होगी इस बात की नहीं। उसमें क्या हुआ था, हमारे मंत्री जी समय कहते नहीं ये वो तो बन गया, गांव के हिसाब से हमारे इनका नहीं बना। तो ये भारतीय जनता पार्टी वाले जो कुछ कहते कुछ भी जानकारी नहीं होती है। मैं तो कहता हूँ इसकी जांच करा ली जाए सत्यता के आधार पे। उसमें अगर जो डीएम हो उसमें जो भेजा जाए और इसके प्रमाण पत्र जारी से किसके आधार पर किया गया। भाई साहब 1 लाख जिससे तनख्वाह मिल रही है वो क्या करेगा। तो ये गरीब बनाने ये ग्रामीणवाद पार्टी है। इस पार्टी में कुछ भी नहीं। भाई साहब हम तो कहते कि आइए जांच करिए, देखिए सत्यता सामने आती है कि नहीं आती है। जी हमने कहा जो मंत्री जी का मामला है, एक बड़ी बात बताएं, ये स्वयं प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर थे तो थे वहां राजस्थान में। इनकी पत्नी भी टीचर है और वो गवर्नमेंट टीचर है। पत्नी दोनों नौकरी करें, 1-2 लाख रुपया महीना घर में आए और उसके बाद भी 8 लाख रुपए पर ईयर से नीचे वाली इनकम वाले श्रेणी में आ जाएं, ये एक गजब फार्मूला है। और 1000 गुनी आमदनी बढ़ जाए धनिया बेच के, ये भी एक गजब फार्मूला है। तो कहीं ना कहीं फार्मूले बड़े बनते बिगड़ते रहते हैं। हम एक ध्यान ले जाना चाहेंगे एक पुरानी घटना की तरफ। विकास दुबे कानपुर जब उज्जैन में पकड़े गए, रात के 1 बजे उस सर्किल के सीओ का ट्रांसफर हुआ और सुबह 4 बजे दूसरा सीओ पोस्ट हुआ और सुबह उन्होंने वहां समर्पण किया। जो गृह मंत्री मध्य प्रदेश के थे वो वहीं से एमएलए थे और वो कानपुर के प्रभारी थे चुनाव में। तो कहीं न कहीं अगर कड़ियां जोड़ी गई थी तो निकला था उसमें कुछ। उसी तरह से यहाँ है, 1 दिन पहले कार्यकाल बढ़ाया गया, उनकी नियुक्ति हो गई, प्रमाण पत्र भी मिल गया और पता नहीं कौन से फार्मूले कैसे फिट कर दिए गए। लेकिन हमें इस बात से ऐतराज नहीं है कि मंत्री जी के भाई है वो नहीं बन सकते प्रोफेसर, वो बन सकते हैं, उनकी योग्यता होगी, बन सकते हैं। लेकिन अगर किसी गरीब सवर्ण के साथ बेईमानी हुई है तो उसे न्याय मिलना चाहिए। और कोई आरटीआई एक्टिविस्ट है, उसने अगर ऐसी इच्छा जाहिर की है कि इसमें बेईमानी हुई है तो पूरी पारदर्शिता के साथ इसकी जांच होनी चाहिए और जांच कमेटी बने, वो जुडिशियल प्रक्रिया के अंतर्गत बने। अब ये नहीं कि एसआईटी गठित कर दी। एसआईटी तो कोई भी गठित मतलब किसी भी तरह से हो जाती है। एसआईटी गठित है, वो एक आईपीएस फरार है, उसे नहीं ढूंढ पाई एसआईटी की टीम, 1 वर्ष हो गया। एसआईटी महोबा कांड में भी बनी थी, वो व्यापारी की हत्या हुई थी, पता ही नहीं चला उसमें हुआ क्या। तो ये एक फैशन बन गया है उत्तर प्रदेश सरकार का कि अगर किसी बकरी चोरी हो जाए मीडिया हंगामा खड़ा करे तो उन्होंने एसआईटी गठित कर दी, बाद में पता ही नहीं चलता है एसआईटी कहाँ गई और उसकी रिपोर्ट कहाँ गई। निश्चित तौर पर ये सीनियर जज की निगरानी में इसकी जांच हो या किसी दूसरे राज्य को ये मामला ट्रांसफर किया जाए और वहां की एसआईटी इसकी जांच करे, पानी का पानी हो जाएगा, अपने आप साफ हो जाएगा। बेईमानी तो ये तो प्रदर्शित करता है सरकार की हड़बड़ाहट और तमाम तरह की जो चीजें चल रही है उससे ये प्रदर्शित हो रहा है। राधे श्याम जी, बड़ा अच्छे विषय जो है लाए गए आपके द्वारा, विषय लाया गया वो बड़ा ही अच्छा विषय है। और हम अभी सुन रहे थे कि हमारे विभिन्न पार्टियों के प्रवक्ता महोदय बोल रहे थे। मैं एक घटना समाजवादी पार्टी को इंगित करते हुए याद दिलाना चाहूंगा कि जब उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे और इटावा के अंदर एक भर्ती हुई थी, वो पुलिस भर्ती, उस पुलिस भर्ती की घटना को हम जितने लोग राजनीति में हैं या सामाजिक जीवन में हैं, पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, सबको जानकारी होगी कि उस भर्ती में क्या हुआ था। जो लोग क्वालिफाइड किए थे उनको हटा के माननीय शिवपाल सिंह यादव जी के द्वारा लिस्ट चस्पा की गई थी और वही लोग भर्ती किए गए थे। आज एक व्यक्ति के ऊपर पूरा बखेड़ा खड़ा कर रही समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, ठीक है, लेकिन अपने गिरेबान में झांक के नहीं देखेंगे कि साहब हमने पहले क्या किया। अगर जिसके पीछे यादव लिखा था
ऐसे सारे लोगों को पुलिस में भर्ती करने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ। मैं एक और घटना याद दिलाना चाहूंगा, उसी घटना से जुड़ी हुई, कि जब फर्रुखाबाद के अंदर उपचुनाव हुआ था तो वही चौपाल सिंह जी अपने यहाँ बजरिया में आए थे, जो अभी निवर्तमान में एक सभासद हैं, उनके यहाँ आए थे। तो सड़क पे ही जो है टेंट लगा के उनकी सभा हो रही थी। उस सभा में वो कह रहे थे कि साहब हमने सारी बिरादरियों को एक साथ लाने का काम किया। और उस समय एक नौजवान लड़का वो मंच पर चढ़ के कह रहा कि साहब आप वही चौपाल सिंह जी हैं जिन्होंने मुझे हाथ पकड़ के वहां से भगा दिया था, कि मेरे नाम के पीछे यादव नहीं लिखा था। और आज समाजवादी पार्टी के लोग बड़ा लंबी लंबी दलीलें दे रहे कि साहब अगर बकरी चोरी हो जाएगी तो एसआईटी बन जाएगी। महोदय, मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा कि अब वर्तमान की उत्तर प्रदेश सरकार भैंस चोरी होने पर जो है पूरे सरकार के मंत्री और प्रशासन ढूंढने में नहीं लग जाते हैं, उस पर कार्रवाई की बात करते हैं। और रही बात अरुण द्विवेदी की, आदरणीय मंत्री जी ने पहले ही कहा है कि जो है उसकी जांच करा ली जाए, और वो विषय माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में है, और किस प्रकार से हुई जो भी है वो दोषी कार्रवाई की जाएगी। दूसरी, हम लोग बड़ा देते आरोप की साहब उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तब से भ्रष्टाचार बढ़ गया बड़ा आसानी से। उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस समय साहब क्या होता था बता दीजिए। कई ऐसे बड़े अधिकारी रहे, डीएम रैंक के, एसडीएम रैंक के, जिनको बड़े बड़े आंदोलन करने पड़े कि साहब हमको जो है धमकाया जा रहा, हमको सटाया जा रहा है, चाहे वो अमिताभ ठाकुर हो, चाहे वो दुर्गा शक्ति नागपाल हो। ऐसे कई अधिकारियों के ऊपर समाजवादी कार्यकर्ताओं ने उनको उत्पीड़न किया, और वो पीड़ित थे तो इसलिए उन्होंने आंदोलन किए हैं। अमिताभ ठाकुर का जो वीडियो वायरल हुआ था उसमें नेताजी की क्या भाषा शैली थी वो हम आपसे किसी से छुपी नहीं है। आज उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, हम लोग जीरो भ्रष्टाचार पर काम कर रहे हैं, जीरो भ्रष्टाचार पर। भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने का अगर कोई पार्टी काम कर रही है तो उत्तर प्रदेश के अंदर वो माननीय योगी जी की पार्टी काम कर। हम लोग उत्तर प्रदेश से गुंडा राज मुक्त उत्तर प्रदेश करने की जो कल्पना की थी रामराज की, उस पर काम कर रहे हैं कि कैसे गुंडा राज खत्म किया जाए। आज उत्तर प्रदेश में जो गुंडे हैं वो थर थर कांपते हैं। इससे पहले जो सरकार थी महोदय, कहां खाली प्लाट मिले, कहां लोगों को लूटा जाए, इस टाइप की घटनाएं होती थी, और कहां सांप्रदायिक दंगे किए जाएं। आज उत्तर प्रदेश में 4 साल से ज्यादा उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार को हो गया है, एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ है। लुटेरे घर में बैठे हुए हैं, जो माफिया थे वो आज किसी की जमीन हड़प नहीं पा रहे हैं। और किस प्रकार की कल्पना करें, हम लोग राम राज्य की जो कल्पना करते हैं वो साकार होता हुआ नजर आ रहा है। आज बड़ी बड़ी दलीलें हम लोग टीवी के चैनल पे बैठ के जो है विभिन्न पार्टियों के प्रवक्ता दे रहे हैं, लेकिन इनके कार्यकाल में क्या हुआ है जरा इतिहास अपना उठा के देख लीजिए, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी से सवाल कीजिए। विकास जी। जी ऐसा बहुत बहुत धन्यवाद। जहां तक बात है डॉक्टर अरुण द्विवेदी जी की, सतीश द्विवेदी जी के भाई हैं, हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री हैं सतीश द्विवेदी जी। जहां तक मैं जानता हूं सतीश द्विवेदी जी बहुत उलझे हुए साफ सुथरी छवि के नेता हैं। उनके अपनी क्षेत्र में बड़ी अलग सी पहचान है, और मुझे लगता है कि इस तरीके के आरोप उन पर लगाना ठीक नहीं है। विपक्ष का काम है आरोप लगाना, तो विपक्ष का अपना चश्मा है देखने का, उनका काम है वो आरोप लगा सकते हैं। दूसरा, इसी में एक चीज और कड़ी जुड़ती है कि वो बड़े प्रतिष्ठित, जहां तक वनस्थली विद्यापीठ की बात है, हमारे पैनल में बैठे कई प्रवक्ता इस नाम से बहुत भली भांति परिचित होंगे। जब वहां पे लेक्चरार थे तो निश्चित तौर पर ये मानिए कि वो बहुत काबिल व्यक्ति रहे होंगे आदरणीय डॉक्टर अरुण जी, कि उन्हें वहां पर प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर रहे हैं तो वो बहुत निश्चित तौर पर काबिल रहे होंगे। दूसरा, किसी की आय के स्रोत को लेकर के ये मान लेना कि 1 लाख रुपए मिलती थी या कितना मिलता था, ये एक अलग बात हो सकती है कि हमारे यहाँ भी बड़े अच्छे अच्छे विद्यालय हैं, लेकिन जब टीचरों को तनख्वाह देने की बात आती है तो हमारे आदरणीय पत्रकार साथी ये बात समझ रहे होंगे कि 5-5 हजार रुपए देते हैं साहब। बड़ा बड़े नाम है स्कूलों के, लेकिन 5-5, 6-6 हजार रुपए दे करके टरका देते हैं, तो वो एक अलग विषय रहता है कहीं ना कहीं। लेकिन हाँ, ये तय मान लीजिए, जैसा कि हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा है, बिल्कुल अपने उनके स्वभाव के अनुरूप कहा है, इसकी जांच होनी चाहिए और इसकी जांच होगी भी, ये तय है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की योगी सरकार है जिसकी भ्रष्टाचार के ऊपर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है,
ये बात किसी से छिपी नहीं है। और दूसरी बात, मुझे विपक्षियों को बताने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जनता इन सब चीजों को समझती है। मैं एक छोटी सी घटना का जिक्र करना चाहूंगा। मैं एक दिन बस से कहीं जा रहा था, कानपुर से फर्रुखाबाद आ रहा था। तो रास्ते में एक सिपाही महोदय मुझे मिले, और दुर्भाग्यवश मैं था और मेरे साथ 2-3 लोग और थे। तो जब मैंने उन सिपाही महोदय को देखा, मैंने कहा यार इनकी हाइट तो मुझसे भी कम है। तो मैंने सोचा कि शायद कहीं ना कहीं चीजें रही होंगी। तो इस वजह से जब मैंने देखा जाके, और जब पास में मैं गया, मैंने पूछा भैया कब भर्ती हुए, तो बताया भैया मैं 2005 या 2007 में बताया मैं भर्ती हुआ हूँगा। तो उसके बाद जब मैंने उनकी नेम प्लेट देखी तो मैं समझ गया कि साहब वो कैसे और किन परिस्थितियों में भर्ती किए गए होंगे। तो ये पूरा उत्तर प्रदेश ने देखा है कि हाईकोर्ट ने किस तरीके से किन अनियमितताओं के चक्कर में भर्तियां रद्द की हैं। तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों को समझने का विषय है। ये उत्तर प्रदेश की योगी सरकार है, और हमारा रवैया और हमारी पॉलिसी को लेकर के किसी भी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने पूर्व में भी ऐसे ही सरकारें चलाई हैं। हम दाग बर्दाश्त करने वाले लोग नहीं हैं। हम किसी भी प्रकार से ये नहीं बर्दाश्त कर सकते कि किसी भी प्रकार से हमारी सरकार के ऊपर दाग लगे, हमारी सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाए, और किसी एक व्यक्ति से सरकार को कटघरे में खड़ा करना भी नहीं चाहिए। दूसरा, जहां तक विपक्षियों की बात है, अभी कांग्रेस के एक साथी ने ये कहा था कि एसआईटी बना देंगे, ये कर देंगे। मुझे लगता है कि कांग्रेस जब भी समय मिलेगा, जब भी ईश्वर चाहेगा, जब सरकार और सत्ता में आएंगे, तो सबसे पहले फैसला ये करेंगे, कांग्रेस विधेयक लेके आएगी कि अब कोई भी जांच होगी वो विपक्ष के द्वारा प्रायोजित की जाएगी। विपक्ष तय करेगा कि जांच कैसे होगी। तो मुझे लगता है कांग्रेस इस पर विचार करेगी। हम सिर्फ ये कहना चाहेंगे, अभी हमने अभिषेक जी को बड़ी तसल्ली से सुना। निवेदन इतना है कि वो सुन लें, क्योंकि वो सुन लीजिए करने लगेंगे, बात जा नहीं पाएगी। इसलिए हमारा निवेदन है चेयरपर्सन महोदय से, एडिटर महोदय से, कि बात हमारी सुन ली जाए पूरी। जो आरोप लगाया गया अमिताभ ठाकुर वाला, नेताजी ने तो फोन करके सिर्फ डांट दिया था। योगी सरकार के मन मुताबिक जब अमिताभ ठाकुर नहीं चल पाए तो जबरदस्ती रिटायरमेंट कर दिया गया उनका, कि आप तत्काल प्रभाव से छुट्टी चले जाइए, आपको निकाला जा रहा है। और वो लेटर जो केवल एक अमिताभ ठाकुर नहीं थे, केवल एक अमिताभ ठाकुर नहीं थे। थोड़ा संशोधन करें। आपको जानकारी है, छुपाइए मत। आपको जानकारी है, इसलिए छुपाइए मत, बस इतना अनुरोध है। भाई बात सुन लीजिए पंडित जी, जानकारी ये है कि जो भी सरकार के खिलाफ मुंह खोलता है उनको सबकी एक सूची बनती है कि आप सब घर जाओ, कोई जरूरत नहीं है। तो हमारे यहाँ तो सिर्फ सरकार की है, मुझे आप भूल गए, ये समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है, ये भाजपा की सरकार है। आप अपनी सरकार की कार्यशैली क्यों बताने लगते हैं? तो घर जाओ बोल नहीं सकते हो, वो तो घर चले जाओ जी बता रहे हैं, राठौर साहब ने बता दिया कार्यशैली। तो इसलिए विधायक, सांसद, मंत्री बता रहे हैं क्या हो रहा है। आप काहे के लिए इस तरह आदरणीय मुलायम सिंह यादव को मंच से नीचे उतार दिया था, इसलिए मुझे ना बताएं कि कार्यशैली समाजवादी पार्टी की क्या है। सभी लोग जानते हैं कि क्या कार्यशैली है। विकास जी शैली है, वो रहने दो, आप अपनी तो सही रहिए भाई। आप अपनी शैली की, आप समाजवादी क्यों हो रहे हो? बात ये है कि आप समाजवादी मत होइएगा। आदरणीय मुलायम सिंह यहाँ से माइक छीन लिया गया और उन्हें नीचे उतार दिया गया। तो मुझे लगता है कि इन सब नीचे उतार दिया, नौकरी छीन ली गई। पत्र कैसे जारी हुआ, वो नियुक्ति कैसे हुई, वो एक दिन पहले कुलपति का कार्यकाल क्यों बढ़ाया गया, कौन से षड्यंत्र का हिस्सा था, ये सब नहीं बताया। ये भी तो बता दीजिए कि कैसे, सुन लीजिए, कैसे अखिलेश यादव जी की नियुक्ति कैसे हुई थी, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसे समाजवादी पार्टी के मैंने बता दीजिए। ये भी तो बताइए कि अखिलेश जी की नियुक्ति कैसे हुई, वो भी बता दीजिए, जनता जानने के लिए। समाजवादी लोग बता दें। अरे समाजवादी क्या, अरे साहब हमें तो आपसे ये भी डर लगता है। अरे नहीं साहब, हमें तो आपसे वो दुरुपयोग हो रहा है किसी दूसरे आप लोग नहीं से सुन लीजिए। आप लोग आप खड़े हो गए। यहाँ अभी आजमगढ़ में आप देखिए कि 3 लोगों को जेल के अंदर मार दिया गया, एक को बढ़ाया गया और उससे कहा पहले तू 2 मार दे, और फिर पुलिस ने उसका एनकाउंटर वहां कर दिया।
इतिहास पर मत। फिर विकास हमें तो आपसे ये डर लगता है, आप कहते हैं हमें तो समाजवादियों से ये डर लगता है कि इस पवित्र गंगा में हम डुबकी लगाकर पवित्र नहीं हो सकता है? अगर हमने डुबकी लगाई है तो हमने कीचड़ में लगाई है, और तुमने अगर वही उसी में डुबकी लगाई तो हमने पवित्र गंगा में लगाई है। ये थोड़ा अंतर रखिएगा। जिसका जो स्वभाव होगा, सुन लीजिए, जिसका स्वभाव कीचड़ में डुबकी लगाने का होगा वो कीचड़ में लगाएगा, और जिसका गंगा मैया में डुबकी लगाने का स्वभाव होगा, सुन लीजिए, वो गंगा मैया में लगाएगा। जीरो टॉलरेंस पे बात करने वाले आप बताइए कितने परसेंट भ्रष्टाचार कम किया आपने? आपसे तो ये भी डर लगता है कि भाई आप जो है पैनल के बाहर करके जो है हम हैं कि बार-बार ऐसी गलतियां करो। हमने की, हमें 47 मिली, आप करो, आपको भी 47 मिले। अगर उसमें क्या बात है? ये जनता सब जानती है, जनता सब जानती है। जैसा आप करोगे वैसा भरोगे। 47 मिली, आपको भी 47 एक छोटा सा मेरा समाज एक मिनट खत्म करूंगा। प्रश्न है कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ये बता दें कि अगर उनकी सरकार होती तो वो क्या करते इस प्रकरण पे? कौन से प्रकरण पे? अगर हमारी सरकार होती तो मंत्री जी का भाई इतना गरीब होता ही नहीं कि वो भर्ती हो जाए प्रोफेसर में। समाजवादी झूठ भी बोल रहे हैं, लेकिन मुझे इतना यकीन नहीं था कि इतना सफेद झूठ भी समाजवादी लोग बोलते हैं। सुनते तो समाजवादी लोग झूठ बोलते हैं, लेकिन इतना झूठ मुझे नहीं लगता था कि आप लोग बोलेंगे। शुभम तिवारी बोलिए, टाइम हो रहा है। एक छोटी सी बात बोलना चाहूंगा और सुन लीजिएगा। एक मिनट गौतम जी, देखिए अभी यहाँ पर ईवीएस कोटे को जो है वो कहीं ना कहीं काबिलियत से जोड़ दिया गया। तो मैं बता देना चाहता हूं कि उसी काबिलियत में आदरणीय अरुण जी का नंबर 2 पर था। पहले किसी और को उस कोटे का अधिकार मिलना चाहिए था। थोड़ा संशोधन कर लीजिएगा, मेरी बात अगर लीजिए फिर बोल लीजिएगा। दूसरी बात जो भ्रष्टाचार सुन लीजिए, समस्या आ जाते हैं। टीका तो सीखिए भैया। दूसरी बात, आप बड़ा इतिहास की बात कर रहे हैं, समाजवादी को घेर रहे हैं इतिहास में। तो सपा की सरकार में तो अधिकारी रो रहे थे, आपकी सरकार में तो आपके ही विधायक सांसद सभी रो रहे हैं। तो एक बात बताइए, आप समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, आप समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, बता दीजिए जरा। समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, मैंने कांग्रेस का इसीलिए नाम ले लिया। सुन लीजिए, कांग्रेस का सुन लीजिए, मैंने कांग्रेस का इसलिए नाम ले लिया, कांग्रेस का भाई आप लोग सुनते हैं। समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर रहे, बता दीजिए। समाजवादी कांग्रेस का लग रही है, गजब का मेल है आपका, बड़ा गजब का मेल है आपका। के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर महामारी के दौर में ऑक्सीजन और दवाइयों की कालाबाजारी हो गई। इसको बड़ा भ्रष्टाचार, शर्म से धूम मरना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। आप बोलने नहीं देंगे तो क्या आप आवाजें दबा देंगे, जनता की सोच बदल देंगे। अरे साहब सुन लीजिए, महाराष्ट्र के अंदर क्या हो रहा है, महाराष्ट्र के अंदर क्या हो रहा है बता दीजिएगा। 3 साल पहले बच्चे मर गए ऑक्सीजन की कमी से। आप गुमराह मत कीजिए, गुमराह मत करिए। महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस से गठबंधन की सरकार है, स्थितियां क्या है पूरे देश में छुपी नहीं है, जनता जानती है। जिसके शासन काल में उसी के विधायक और मंत्री पूरी तरीके से रो रहे हो जनता की खातिर, उनको जवाब देने का कोई अधिकार नहीं बनता साहब। सच्चाई को लेकर गलत हुआ है, किससे बोला जाता है। अब सुन लीजिए, राजनीति डिबेट में भाजपा
की जो में भ्रष्टाचार से भर्ती करती भ्रष्टाचार को हमने बताया है। ये मान लिया आपने जो सपा ने भ्रष्टाचार करके 5 भर्ती की थी, उसी हिसाब से उसी आधार पे आपने भर्ती की। इसका मतलब ये है कि भ्रष्टाचार आपने भी कहीं ना कहीं किया इस भर्ती में। चिट्ठी लिखते हैं, उन्हें